हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11 के मैथमेटिक्स के आज पार्ट 6 में, जहां हम समुच्चय स्टार्ट कर चुके हैं और समुच्चय के जो 5 पार्ट्स हैं वो अपलोडेड हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट क्लास 11 मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सेपरेट, वहाँ आप सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। क्लियर? तो आप सभी लोगों को समझ आ गया इतना बात। तो हम आज क्लास जो पार्ट 6 है उसको स्टार्ट करेंगे, जहां हम आगे समुच्चय को आगे पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.2 तक के सारे सवाल, प्रश्नावली और उदाहरण मैंने आपको हल करके बताए, बहुत आसान तरीके से बताने का कोशिश किया। बिल्कुल अगर आपने सही तरीके से नोट्स बनाया, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। नोट्स जरूर बनाते चलिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलो देखो, क्लास 11 मैथ्स के आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भाई आज हमारा जो 1.2 प्रश्नावली, उसके बाद का कौन कौन सा टॉपिक जो हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है हमको उप समुच्चय, जिसको सबसेट्स कहते हैं। सबसेट्स आखिर होते क्या हैं वो मैं बता दूं। चलो, सबसेट्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो, अगर कोई एक जो ग्रुप है, इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। क्लियर? देखो, कोई समुच्चय है, मान लो हमारे पास ए, और ए का जो प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तब ए जो है बी का उप समुच्चय कहलाता है। क्लियर हुआ? समझ रहे हो बात को? ठीक है। कैसे इसको दर्शाएंगे? तो ए जो है, आप ये भी लिख सकते हो। देखो, इसके लिए संकेत जो यूज़ करते हैं, तो उपसमुच्चय का जो संकेत है, ठीक है, सबसेट का जो संकेत है, वो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं उपसमुच्चय। ठीक है। तो यहाँ जो हमने लिखा परिभाषा, उसी के हिसाब से लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अतः ए जो है उपसमुच्चय है किसका? बी का, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है, इसलिए क्या लिखेंगे? ए उपसमुच्चय है बी का। क्लियर हुआ? ठीक है। तो उसके अवयव की बात करेंगे, मतलब एलिमेंट ऑफ ए। तो ए जो है एलिमेंट, जैसे अगर हम लोग देखें कि एक एलिमेंट जो है ए का, वो क्या है? ए है, स्मॉल ए है, तो ये ए स्मॉल ए बी का भी एलिमेंट होगा। ठीक है। तो आपको वो सब चीज़ें नहीं जाननी, ये बस इतना याद रखना कि अगर ए का प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, तब हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है। क्लियर हुआ? ठीक है। और अगर उपसमुच्चय नहीं है तो क्या लिखेंगे? अगर उपसमुच्चय नहीं है तो इसी चिन्ह को हम इस तरह से दर्शा देंगे। ठीक है। उपसमुच्चय नहीं है तो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। ठीक है। अगर इसको कट कर देंगे तो उपसमुच्चय नहीं है। हम यहाँ उपसमुच्चय की बात कर रहे हैं, तो ये संकेत आपको यूज करना है। परिभाषा भी मैंने ऊपर लिखा। ठीक है। अब आपको समझ आ गया? समझ, ये पूरा क्लियर हुआ ना? चलो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चलो हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। भाई मान लो हमारे पास क्या है, उदाहरण करके आप इसे नीचे समझिएगा। ठीक है। उदाहरण ए इज इक्वल टू, ए जैसे हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू मान लो है, और हमारे पास बी जो है वो क्या है, ए बी सी और डी है। तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ये कह सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तथा बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं है। ये सही है क्या? जरा देखो, मैंने जो बात कहा वो बिल्कुल आपको क्लियर लग रहा है क्या? ए ई आई ओ यू है हमारे पास। ठीक है। और इधर लिखा मैंने ए बी सी डी। ठीक। तो ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का जो प्रत्येक अवयव है
वो बी का भी एक अवयव होना चाहिए। हर एक अवयव उसके अवयव हैं कि ए के सभी अवयव बी के अवयव हैं क्या? नहीं ना। ठीक है, समझना बात को ध्यान से। अगर बी के बारे में बात करें तो बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है क्या? नहीं है ना। तो इस स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे कि ये तो ए जो है बी का एक उपसमुच्चय नहीं है, यहाँ आप कह सकते हो। अतः यहाँ ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं है तथा बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं है। बी उपसमुच्चय नहीं है किसका? ए का। दोनों बात समझ आया? तो यहाँ पे परिभाषा को आप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल, परिभाषा अगर आप देख पाएंगे तभी पूरी चीज़ें समझ आएंगी आपको। ठीक है, एक और उदाहरण लेता हूँ। चलो, मैं उदाहरण नंबर ये पहला था, मान लो। ये उदाहरण दूसरा देखते हैं। चलो, उदाहरण दूसरा आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिखाई देगा कि मान लीजिए कि ए बराबर क्या है? मान लो 1, 3 और 5 है तथा बी बराबर मान लेते हैं, बी बराबर कोई एक संख्या है, ठीक है, जो 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 6 से कम विषम प्राकृत संख्या है। 6 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तब इस स्थिति में बी क्या कहना चाहता है? इनडायरेक्टली 6 से कम विषम प्राकृत संख्या है। 6 से कम विषम प्राकृत संख्या मतलब 1, 3 और 5 ही कह रहे हैं ना। ये बात समझ आया? ठीक है, तब आप इस स्थिति में कह सकते हो कि ए बी का अवयव है तथा बी ए का अवयव है। ठीक है, क्योंकि दोनों तो सेम आ रहे हैं, इसलिए आप इस स्थिति में कह सकते हैं। तो परिभाषा जो मैंने यहाँ ऊपर बताया उसको ध्यान से देखिएगा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव होना जरूरी है, तब आप कह सकते हो कि ए बी का उपसमुच्चय है। लेकिन बी ए का उपसमुच्चय है ऐसा तभी कह पाएंगे जब बी का प्रत्येक अवयव ए का एक अवयव हो, तभी कह सकते हैं। ठीक है ना। चलो, तो इतना चीज समझ आया? ठीक, अभी देखो आगे और मैं बता देता हूँ कि हमारे पास कोई उपसमुच्चय है और अगर इस तरह से उपसमुच्चय जो है, उचित उपसमुच्चय और जो अधि समुच्चय किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इससे पहले एक और एग्जांपल चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? पूरा चीज़ समझ आया? ठीक है, मान लो मैं कहता हूँ कि एक्स आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में पढ़ने वाले, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक्स जो है आपके स्कूल में पढ़ने वाले, स्कूल में सभी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट हैं। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसको, है ना। बाकी ये दो एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्स जो है मान लो आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट हैं भाई। ठीक है, सभी स्टूडेंट। और वाई जो है आपकी कक्षा के, वाई जो है आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट हैं। अब यहाँ मुझे आप बता सकते हो क्या कि कौन किसका उपसमुच्चय होगा? x जो है y का उपसमुच्चय होगा कि y जो है x का उपसमुच्चय होगा? तो आप देख पाओगे कि y का प्रत्येक अवयव x का भी एक अवयव है। y का प्रत्येक अवयव, y क्योंकि आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट उस स्कूल के सभी स्टूडेंट होंगे ना, तो y का प्रत्येक अवयव x का भी अवयव होगा। अतः हम कह सकते हैं कि y x का उपसमुच्चय है। क्लियर हुआ? ठीक है, y x का उपसमुच्चय है कह सकते हो। बात समझ आ रही है ना? पूरा चीज क्लियर हुआ? y x का उपसमुच्चय है। ठीक है, बात समझ आया पूरा? चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। चलो भाई, ये पूरा क्लियर हुआ। उपसमुच्चय आखिर होता क्या है सभी जानेंगे ना, उपसमुच्चय आखिर होता क्या है। चलो ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम लोग। उपसमुच्चय के बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बताया। ठीक है, अब ये अगर उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय अगर हम लोग बोलें तो देखो, ए जो है अगर कोई अवयव है, ए उपसमुच्चय बी का, ठीक है, तथा ए और बी बराबर नहीं होते तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, देखना समझना बात को, जैसे इस एग्जाम्पल में देखोगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जो उपसमुच्चय दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ और नोट डाउन करते जाइएगा बिल्कुल। उपसमुच्चय को हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो ठीक है, एक हम उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय
तो उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय दोनों को समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय क्या होता है। तो दो उप समुच्चय हैं, मान लीजिए आप दोनों को एक साथ लिख दिए ऐसा, मान लीजिए कि ए तथा बी है हमारे पास, ए और बी दो समुच्चय, मान लो भाई दो समुच्चय हैं। यदि ए जो है उपसमुच्चय बी तथा ए बराबर नहीं है बी के, देखो इस कंडीशन में यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, ए और बी जो है उपसमुच्चय आ रहे थे लेकिन दोनों बराबर भी थे ना यहाँ। ठीक है, ए और बी दोनों बराबर हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए जो है उपसमुच्चय है बी का तथा ए और बी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर अगर नहीं है, इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, तब ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तब ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। तो आई होप ये चीज समझ आ रहा होगा। ठीक है, किस तरह से हम कह सकते हैं। अब देखो मान लो किसी समुच्चय में मान लो समुच्चय ए है, उसमें केवल एक अवयव है, तो इसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अगर एक ही अवयव है तो उसे क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो ये एकल समुच्चय क्या होगा, एकल समुच्चय। ठीक है, ये क्या होता है, तो किसी समुच्चय में यदि एक ही अवयव हो तब उसे एकल समुच्चय कहते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, चलो, तो एकल समुच्चय भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये बातें समझ गए आप, उपसमुच्चय आखिर होता क्या है, किस तरह से हम करते हैं। चलो कुछ आपके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 ये दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं, उदाहरण नंबर 9 जो आपकी बुक में दिया हुआ है वही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हैं, दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक सेम होते हैं। क्लियर है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 उदाहरण नंबर 9 जो आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 12 पे आप देखिएगा कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ। चलो, किसी के पास अगर बुक नहीं है तो टेंशन ना लीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, आपको अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ने के लिए इच्छुक होने चाहिए, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है नीचे लिखे समुच्चयों पर हमको विचार करना है। ठीक है, चलो, अब ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ समुच्चय हैं। मान लो हमारे पास क्या क्या समुच्चय है, तो ये दिया 5 बुक में जैसा दिया है वही एग्जांपल मैंने लिया। तो a इज इक्वल टू 1 और 3। ठीक है, और b का वैल्यू यहाँ पे दिया है, b किसका समुच्चय है, तो 1, 5 और 9 का। ठीक है, ऐसे दिए हुए। c जो है 1, 3, 5, 7 और 9 है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो ये कुछ दिए हैं, इन पर विचार करना है हमको, और प्रत्येक समुच्चय युग्म के लिए सही प्रतीक हमको क्या बनना है कि उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है, भरिए। तो ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में मैंने लिखा है इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, तो 5 ब्लैंक दे दिया है, खाली स्थान b। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वो है
ए खाली स्थान बी। थर्ड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है ए खाली स्थान सी। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है बी खाली स्थान सी। अब आपको यहाँ पे देखना है, ये समुच्चय के बारे में बताया है, अब यहाँ ये इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है, बस इतना भरते जाना है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि देखो हमारे पास फाई और बी को पूछ रहा है, तो फाई का मान क्या है? फाई मतलब रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, याद रखना। रिक्त मतलब खाली जगह तो हमेशा रहेगा हर जगह में, तो आप क्या कह सकते हो? फाई जो है उपसमुच्चय है बी का, फाई उपसमुच्चय है बी का, क्योंकि फाई खाली जगह हर समुच्चय में रहेगा यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। तो फाई जो है, फाई का प्रत्येक अवयव जो है इसका अवयव है, इसलिए क्या कह सकते हो कि फाई मतलब क्या होता है, समझते हो ना। रिक्त समुच्चय मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जा करके पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ आने वाली है। तो सीक्वेंस वाइज वीडियो देखने में ना आपको मज़ा आएगा और हर एक चीज़ आप बारीकी से सीखेंगे। क्लियर है? चलो सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है ए ब्लैंक बी बोला है, तो ए देखो क्या दिया है 1 और 3। अब बी को चेक करते हैं 1 5 9 है कि देखो ए जो है बी का, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है क्या? ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है क्या? नहीं है ना। तो सीधा सा बात है, आपको क्या डालना है यहाँ पे डालना है कि ए इसका उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं ए और सी में। ए यहाँ पे दिख रहा है 1 3 और सी क्या है 1 3 5 7 9। आप देखेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव जो है सी का अवयव है, सी का एक अवयव है। क्लियर? ए का प्रत्येक अवयव सी का एक अवयव है, अतः आप यहाँ कह सकते हो कि ए जो है उपसमुच्चय है सी का, तो उपसमुच्चय का निशान यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। बी और सी में हम कंपैरिजन करते हैं, बी और सी को देखते हैं, तो 1 5 और 9 दिया है, यहाँ पे भी आप चेक करेंगे 1 5 और 9। तो बी का प्रत्येक अवयव जो है सी का अवयव है, इसलिए बी उपसमुच्चय है सी का, ये भी आप कह सकते हो। ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में मैंने आंसर भी बना दिया, तो आप जो है अलग से आप बना लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण 10 की बात करते हैं। बहुत आसान से सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। उदाहरण 10 में आपको दिया है कि मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू, ठीक है, तथा बी बराबर ए बी सी डी, ठीक है। अब आपको वो रहे क्या ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? और अगर नहीं है तो क्यों? ठीक है, क्या ए बी का उपसमुच्चय है और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्लियर हुआ? ये क्या कहना चाहता है? तो आप ए को चेक करो, ए बी का उपसमुच्चय क्या? ए के सारे अवयव है ना, ए के प्रत्येक अवयव जो है बी के अवयव होते, तब हम कह सकते थे कि ये इसका क्या है, उपसमुच्चय है। जैसे मैंने यहाँ पे यही जो एग्जांपल नंबर 10 है, यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था, ठीक है। तो आप यही लिख सकते हो, ये मतलब आप इसका आंसर जानते हो, ए जो है उपसमुच्चय नहीं है बी का। इसका आंसर मैंने प्रीवियस इधर बता चुका है, देखो यहाँ पे यही एग्जाम्पल तो था ना। क्लियर? तो सेम एग्जाम्पल था, इसको आप बना सकते हो उदाहरण नंबर 10 को, ठीक है। आते हैं तो क्यों नहीं है ये